सुप्रभात बच्चों। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा तीसरा पाठ। तो बच्चों, इस पाठ का जो नाम है, तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि का मतलब है जिसे हम मेहमान भी कहते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। तो पहले अतिथि को देवता के समान माना जाता था, मगर आज जो आधुनिक युग है, जो हमारी जो कुछ परंपराएं हैं, वो दिन प्रतिदिन हम भूलते जा रहे हैं। और ऐसी ही एक परंपरा थी हमारी कि हम अतिथि को भगवान मानते थे, भगवान स्वरूप मानते थे। हम जब अतिथि आते थे तो बड़े ही खुश होते थे और उनके साथ जो हमारा व्यवहार है वो बड़ा ही स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक हुआ करता था। मगर आज की जो परिस्थितियां हैं, आज का जो आधुनिक युग है, जो भागा दौड़ी का युग है, तो इस युग में हम अगर किसी को समय दे रहे हैं तो वो भी बड़ी मुश्किल से। हमें हमारे परिवार और हमारे बच्चों में हम इतने मसरूफ रहते हैं कि किसी और के बारे में हम सोच ही नहीं पाते कि उन्हें हम समय दे सकेंगे। और इसीलिए इस पाठ में लेखक ने यही एक व्यंग कथा है, व्यंग पाठ है, ये व्यंग किया है, हास्य कथा है कि किस तरह से आज अतिथि के प्रति हमारे जो विचार है, जो हमारी विचारधाराएं हैं, वो किस तरह से बदल गई है और आज अतिथि ने कौन सा स्वरूप लिया है हमारे मन में। तो अतिथि का मतलब है जो बिना तिथि बताए घर में आगमन जिनका होता है, जिनको मेहमान कहा जाता है। और भारतीय संस्कृति में मेहमान नवाजी बड़ी ही खुशी से, बड़े ही आदर भाव से करते थे, मगर आज ऐसा नहीं है। तो आज किस तरह के बदलाव आए हैं, उसी विषय पर ये पाठ, ये छोटा सा पाठ एक व्यंग के रूप में हमें, जो लेखक है शरद जोशी, इन्होंने, ये व्यंग कथाकार हैं, तो इन्होंने इस पाठ में यही दर्शाया है कि किस तरह से परिस्थिति के अनुसार इंसान बदल गया है। तो लेखक शुरू करते हैं कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर उनके घर में मेहमान आए हैं और उनको आए हुए चौथा दिन शुरू हो गया है। तो आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो यह प्रश्न बार बार उनके मन में उमड़ रहा है कि आखिर हे अतिथि, तुम कब जाओगे। यानी इस तरह से हमारी जो मानसिक स्थितियां हैं वो बदल गई है कि आज, पहले के जो जमाने में 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने मेहमान अगर घर पे टिक जाए तो सब लोग बड़े खुशी से उनका स्वागत करते थे। मगर आज जो परिस्थिति है कि आज हमारे पास समय ही नहीं है किसी के लिए, समय की बड़ी कमी आ चुकी है। और इसीलिए अगर कोई मेहमान घर पे आए तो बस एक दिन मुश्किल से हम उसके साथ गुजार पाते हैं। उसके बाद उसका रहना, उसका टिकना हमारे लिए बड़ा ही भारी प्रतीत होता है। तो लेखक कहते हैं कि आपके आगमन का आज चौथा दिन है, हे अतिथि, तुम कब जाओगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच। अब वो पूरा वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से अतिथि उनके घर में आए, किस तरह से वो 4 दिन से वहाँ पे टिके हुए हैं। कहते हैं वे कि तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। कैलेंडर हम सभी के घर में होता है। तो लेखक कहते हैं कि हे अतिथि, तुम जहाँ पर बैठे निसंकोच, बिना किसी संकोच के सिगरेट का धुआं छोड़ रहे हो, उसके ठीक सामने कैलेंडर लटका हुआ है जिस पर शायद तुम्हारी नजर
पड़ी है या नहीं पड़ी, या नजर पड़कर भी तुम नजरअंदाज कर रहे हो। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों में मैं तुम्हें दिखा दिखा कर तारीखें बदल रहा हूँ। तो लेखक क्या कर रहे थे कि वो अतिथि को दिखा दिखा कर, ताकि उसके समझ में आ जाए कि मेरा यहाँ आना इनके लिए कितना भारी पड़ रहा है, और इसीलिए लेखक उस अतिथि को दिखा दिखा कर, हालांकि वो उनके दोस्त थे और दोस्त हमारे लिए सबसे प्रिय होते हैं, मगर आज का जो ज़माना हो गया है, आज हमारे लिए दोस्त भी भारी पड़ रहे हैं। और इसीलिए लेखक को लगता है कि ये मेरा जो दोस्त है, मेहमान बनकर आया है, बिना बताए आया हुआ जो अतिथि है, ये जल्द से जल्द चला जाए, और इसीलिए वो रोज उसको दिखा दिखा कर तारीखें बदल रहे हैं। तुम जानते हो, वे कहते हैं अतिथि को कि तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह 4था दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन। देखिए बच्चों कि आज 4 दिन भी कितने भारी पड़ जाते हैं। पहले तो महीनों से मेहमान लोग घर पे रहते थे और उतनी ही खुशी से उनके मेहमान नवाजी होती थी, मगर आज ऐसा नहीं है। लेखक कहते हैं कि तुम्हारे सतत आतिथ्य का, मेहमान नवाजी का ये 4था दिन है, और पर तुम्हारे जाने की कोई भी संभावना प्रतीत नहीं हो रही है, मगर तुम्हारे बर्ताव से, तुम्हारे व्यवहार से ऐसे लगता है कि तुम्हारी यहाँ से जाने की कोई मंशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अब वे उदाहरण देते हैं कि किस तरह से दूसरों के घर में नहीं टिकना चाहिए। वे उदाहरण देते हैं एस्ट्रोनॉट्स का, जो चांद पर गए थे, आर्मस्ट्रॉन्ग और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन का, दोनों एस्ट्रोनॉट्स इतने समय भी चांद पर नहीं टिके, जो कि लाखों मील दूरी तय करके चांद पर पहुंचे थे। लाखों मील की यात्रा करके वे चांद पर पहुंचे, मगर वहां मेहमान नवाजी के लिए वे नहीं रुके थे और तुरंत वहां पर वापस आए, मगर तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप, जबकि तुम सिर्फ एक छोटी सी यात्रा तय करके आए हो और फिर भी अब तक मेरे घर में टिके हुए हो। तुमने अपनी भारी चरण कमलों की जो छाप है वो मेरे घर पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली कि मेरी जो आर्थिक सीमा है, आर्थिक परिस्थिति है कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, महीने में मेरी कितनी आय है और मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, ये भी तुमने देख लिया है। अपने जो पुराने संबंध थे वो भी ताज़ा हो चुके हैं। तुमने मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, और तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो यानी तुम मुझे काफ़ी परेशान कर चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम आ चुका है, और यही हाई टाइम है कि तुम मेरे घर से विदा हो जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? लेखक कहते हैं कि क्या अतिथि तुम्हें तुम्हारा घर नहीं पुकारता, तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती है? भले ही हमें दूसरों के घर में अच्छा लगे, मगर क्या ये सही है कि हम अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में आ टिके? अब वे याद दिलाते हैं कि किस तरह से अतिथि का आगमन हुआ और किस तरह से उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी, उनका स्वागत किया था। अब वो दिन वो याद दिलाते हैं, उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। जब अतिथि आए थे
तब लेखक कहते हैं कि जैसे ही तुम आए, जैसे ही तुम्हारा आगमन हुआ, वैसे ही कोई अज्ञात आशंका मुझे हुई और मैं डर गया कि पता नहीं ये अतिथि कितने दिन हमारे घर में टिक जाए। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। क्योंकि हमें पता है बच्चों, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, उच्च वर्गीय लोगों को कोई फर्क ना पड़े, मगर जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, जिनकी सीमित आय होती है, सीमित कमाई होती है, उनके लिए अपना महीने भर का खर्च चलाना ही मुश्किल हो जाता है। जिनकी आय कम होती है, वेतन कम होता है, और इसीलिए अगर उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, कोई अन्य लोग अगर आ जाए, तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। इसीलिए वे कहते हैं कि तुम्हें देखकर अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया, मुझे आर्थिक स्थिति का भय सताने लगा। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं बड़े ही प्रेम से तुम्हें गले मिला और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। मेरी जो पत्नी है उन्होंने तुम्हें सादर नमस्ते भी किया। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि, अब वो याद दिलाते हैं वो दिन कि तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि, हमने रात के भोजन को, जो उनका साधारण भोजन होता था रात का, उसको एकाएक उच्च मध्यम वर्गीय डिनर में उन्होंने बदल दिया। और क्या क्या किया था उसमें देखो, तुम्हें स्मरण होगा, अतिथि को स्मरण दिलाते हैं, याद दिलाते हैं वे कि तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा मीठा भी बनाया था। जबकि ऐसा हमारे घर पे होता नहीं है, बहुत कम होता है। ये सब होता है उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के यहाँ। मगर हमने रात के जो हमारा भोजन रहता है, साधारण भोजन रहता है, उसको हमने उच्च मध्यम वर्गीय डिनर बना दिया। और क्या क्या बनाया उसमें, 2 सब्जी, रायता और मीठा भी बनाया। इसके मूल में एक आशा थी। ये सारा जो उत्साह, जो आनंद, जो खुशी, जो प्रेम उन्होंने दिखाया था, उसके पीछे उनको एक आशा थी कि हमारी मेहमान नवाजी का, जो आदर सत्कार का यहाँ पर अतिथि आनंद उठाएंगे और दूसरे दिन सुबह अपने घर चले जाएंगे। और इसी आशा में उन्होंने ये सब तामझाम किया था, जबकि उन्हें ये सब बड़ा मुश्किल था ये सब करना। मगर फिर भी दोस्त पहली बार आया था मेहमान बनकर, इसीलिए उन्होंने ये सब अपने दोस्त के लिए किया था। मगर इसके पीछे एक ही आशा थी कि आज का ये आनंद उठाकर जो अतिथि है वो दूसरे दिन सुबह ही चले जाए। तो बच्चों, अगले अंश में हम देखेंगे कि ये उनकी आशा पूरी हुई या नहीं। धन्यवाद।